हाँ चलो ध्यान देना। कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है, इनकम टैक्स एक्ट कब आया, रूल्स कौन से ईयर में एप्लीकेबल हुए थे, फिर राउंडिंग ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये सब पे बात हो गई थी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कैलकुलेशन वाली चीज़ें देखने वाले हैं कि टैक्स का अमाउंट आपको कैलकुलेट कैसे करना है और क्या रेट्स एप्लीकेबल है, कौन कौन से टाइप के असेसीज पे। तो अलग अलग टाइप के असेसीज की बात हम कर रहे थे। कल पर्सन की डेफिनेशन देखी थी हमने, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनीज, कंपनीज में भी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब पे बात हो रही थी। अब ये सभी के लिए टैक्स के जो रेट्स है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम जो कैटेगरी में बात करने वाले हैं उसमें आएंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी एजीपी। तो ये 5 जो कैटेगरीज हैं उनके लिए जो टैक्स का रेट है वो सिमिलर है और इसको अपने शॉर्ट में स्लैब रेट्स बोलते हैं। स्लैब रेट्स का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट का सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो इंडिविजुअल कम पैसे कमा रहा है उससे कम टैक्स लिया जाए। जैसे जैसे आपकी इनकम अपर लिमिट की तरफ जा रही है तो फिर जो टैक्स का रेट है वो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो इंडिविजुअल्स वाली है वो देख लेते हैं, उसमें कैसे डिवीजन किया हुआ है वो देख लो। तो जो स्लैब रेट्स की बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें एज का क्राइटेरिया भी है, वो भी आप देख लेना। अप टू 60 ईयर्स वाला एक क्राइटेरिया है, फिर एक कैटेगरी है दैट इज 60 टू 80 और तीसरी कैटेगरी है 80+। तो ये 3 बाइफर्केशन एज वाइज भी किए हुए हैं और टाइप ऑफ असेसी के हिसाब से भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहे हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जिसकी एज अप टू 60 ईयर्स है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्लैब रेट रखा है वो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़, 0 to 2,50,000 रुपीज़ की जो लिमिट है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, नील रेट ऑफ टैक्स। तो अगर आप 2,50,000 रुपीज़ तक की टोटल इनकम अर्न कर रहे हो पूरे साल में, अब टोटल इनकम क्या होती है कल अपन ने बात की थी, याद है टोटल इनकम में क्या क्या आ रहा था, 5 हेड्स ऑफ इनकम जैसे जो आपने कमाया उसका टोटल, और क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड हो रही थी, फिर लॉसेज आप क्लेम कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, ये जीटीआई आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से एक और चीज क्लेम करने को मिल रही थी दैट इज डिडक्शंस। डिडक्शंस के जो सेक्शंस है वो 80C टू 80U वाला चैप्टर 6A का पूरा ब्लॉक था, वो लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आ रही है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और वो भी राउंड ऑफ वाला पॉइंट भी उसमें एप्लीकेबल था इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। तो 0 to 2,50,000 ये जो लिमिट है टोटल इनकम की, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इससे ऊपर जाएंगे 2.5 से लेके 5 लाख तक, ये जो ब्लॉक है इसमें 5% के रेट से आपको टैक्स पे करना है। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट जो आप पे एप्लीकेबल है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगली कैटेगरी 5 लाख से 10 लाख, यहाँ पे सीधा रेट हो गया 20%। 5% के बाद सीधा 20%, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और 10 लाख से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे रेट कितना है, 30%। आया समझ में? अब ये स्लैब वाइज है तो कैलकुलेशन भी स्टेप वाइज करते जाएंगे अपने। इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है, किसी की इनकम मान लो अगर 12 लाख रुपए पूरे साल की, तो बोले वो तो इस स्लैब में आता है तो 12 लाख पे फ्लैट 30%, ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 12 लाख रुपीज़ है तो कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं। कोई पर्टिकुलर असेसी है मिस्टर ए, उसकी एज है 40 ईयर्स और रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया में रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट का क्या मतलब होता है वैसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डेज वो कितने स्पेंड कर रहा है इंडिया में उसके ऊपर है। तो प्रीवियस ईयर में अगर आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा इंडिया में स्पेंड कर लेते हो तो आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर लगने वाले स्लैब रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे। अगर इसकी टोटल इनकम अपने अज्यूम कर लेते हैं, ये 12 लाख रुपीज़ ले लेते हैं, तो अब कैसे कैलकुलेट होगा कि उसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है वो यहाँ पे देख लो। 12 लाख रुपए की इनकम है, हमें इस इनकम को इस तरीके से पार्ट्स में ब्रेक करके कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर? तो यही स्लैब्स है जो आपके सामने, इसी पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार यहाँ से अमाउंट हटा देते हैं। टोटल इनकम 12 लाख रुपीज़। अब 0 to 2.5 लाख के बीच में उसकी जितनी भी इनकम है उस पर कोई टैक्स पे करना है क्या? नहीं, तो यहाँ पे तो जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा। बाकी 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में उसकी जितनी भी इनकम है उस पर कितना टैक्स देगा वो 5%। तो ये कितना अमाउंट हो रहा है, 2.5 लाख रुपए ही तो हो रहा है। 2.5 से लेके 5 लाख मीन्स 2,50,000। 2,50,000 पे 5% कितना आएगा, 12,500। ठीक है, तो ये 12 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तक का तो हिसाब हो गया। 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर कितना रेट लगेगा, 20%। तो ये कितना अमाउंट हो रहा है, 5 लाख हो रहा है। 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख रुपए, ये टैक्स का अमाउंट है। और 10 लाख से ऊपर उसकी जितनी भी इनकम जा रही है, जैसे अपने केस में 10 से लेके 12 लाख तक जा रहा है तो ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो रहा है। ये 2 लाख पे 30% कितना आ रहा है, 60,000। टोटल कर लो, 1,72,500।
समझ में आया किस तरीके से स्लैब रेट का एप्लीकेशन करना है। तो ये टैक्स लायबिलिटी गिनने के लिए आपको ऐसे स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना होगा। तो कोई 12 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम अगर पूरे साल में अर्न कर रहा है तो उसका जो टैक्स का अमाउंट होगा 1,72,500 हो जाएगा। अब दिस इज नॉट ओनली द अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इसके ऊपर एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल है, दैट इज एट द रेट ऑफ 4% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली 4% आप प्लस कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। प्लस करके कितना आ रहा है बता दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1,79,400 ये आ रहा है 1,79,400। अब अगर कुछ राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो इसके ऊपर होता है, बट ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ किया हुआ ही अमाउंट ही वैसा आ रहा है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट राउंडिंग ऑफ एकदम लास्ट स्टेज में होता है। तो दिस इज द फाइनल लायबिलिटी 1,79,400 इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको स्लैब रेट्स का एप्लीकेशन करना होता है। देख लो कुछ कैलकुलेशन में डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बताओ। ऐसे और बहुत सारे सम्स अभी सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, बट पहले एक बार रेट समझ रहे हैं कि कितना टैक्स लगता है। बोलो कोई कन्फ्यूजन? क्लियर हुआ तो आप नोट कर लो एक बार इसको। 4% फिक्स है, कोई भी केस होगा 4% ही लगने वाला है, एनी टाइप ऑफ असेसी, और सबसे लास्ट में एप्लीकेबल होता है, पहले बाकी सब कुछ स्लैब गिन लो आप। और भी अभी पॉइंट्स ऐड करूंगा तो सबको समझ आ जाएगी कौन से ऑर्डर में अप्लाई करना है। तो अभी इस सम में तो ये इसी स्टेज पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। ये जो 2,50,000 का अमाउंट है ना जिसपे निल रेट ऑफ टैक्स है, उसको अपने बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये टर्म यूज होता है तो बार बार आएगा बीच में, तो आपको ध्यान रहेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक लिमिट है 2,50,000 तक की इनकम कोई अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन जो अभी 23 का बजट था उसमें रेट्स चेंज हुए हैं, लेकिन अपने एग्जाम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने नए रेट्स कहीं सुने हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं वो रेट्स डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, फिर वो मिक्सअप हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको पता चल गई। नॉर्मल सिटीजन अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब जैसे जैसे वो एज का क्राइटेरिया बढ़ेगा, जैसे सेकंड जो कैटेगरी है ना वो 60 to 80 वाली हो गई, ये सीनियर सिटीजन्स बोला जाएगा इनको। और सीनियर सिटीजन प्लस रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या रेसिडेंट्स के लिए ये स्कीम है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, स्लैब रेट में चेंजेस है। अब स्लैब रेट में चेंज क्या है वो देख लो, मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ। जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो बढ़ा के उन्होंने 3 लाख रुपीज़ कर दिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख रुपीज़ तक की आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन में आ जाएगी। जैसे यहाँ नॉर्मली 2.5 था, वो 3 लाख हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा सेकेंड स्लैब में। बाकी की चीज़ें सेम है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जाम्पल के हिसाब से अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस स्लैब में चेंजेस हैं 0 to 3 लाख रुपीज़ बेसिक एग्जेम्पशन, वो टेबल बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो। फिर वैसे ही अगर 80 प्लस की बात करें तो इनको बोला जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन, ऐसा टर्म यूज़ होता है। ये भी रेसिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है और इसमें स्लैब रेट थोड़ा सा अलग है, वो भी देख लो कैसे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे समझ लो पहले बेसिक एग्जेम्पशन जो यहाँ पे है ना 5 लाख रुपए का हो जाएगा। इन शॉर्ट उन्होंने किया क्या है, ये वाला जो स्लैब दिख रहा है ना इसको भी नील रेट कर दिया। अल्टीमेट इफेक्ट ये है, तो इसको अपने कंबाइन करके लिखे तो ऐसे दिखता है कि भाई 0 to 5 लाख जो है उस पर नील रेट ऑफ टैक्स, लेकिन 5 लाख से 10 लाख वाले पे डायरेक्ट 20%। ये सेम ही रहेगा, कहने का मेरा मतलब ये, कितनी बार अपने क्या करते हैं भाई 0 के बाद 5%, फिर 20, फिर 30, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक्स को मर्ज करके उसके ऊपर नील रेट लगा दिया, बाकी का सब सेम है। तो 5 to 10 लाख वाले पे 20% आ जाएगा और 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30% आ जाएगा। तो ये उनके लिए जिनकी एज 80 एंड अबव है और रेसिडेंट है तो उनको ये स्लैब क्लेम करने को मिलता है 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर नो टैक्स। वैसा तो थर्ड स्लैब हो गया। और वो टेबल जो आपको दे रखा है ना नोट्स में, उसमें आप देख लेना हेडिंग में जो ABC 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझ लो, MCQ में मिस्टेक होती है। ए पॉइंट में मैंने ऐसे लिखा है फॉर एनी इंडिविजुअल, और ब्रैकेट में लिखा है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा ये रेट्स दे रखे हैं। और उस टेबल के हेडिंग में करेक्शन कर लेना, वहाँ पे AY 22-23 लिखा हुआ है ना, उसको अपडेट कर दो 23-24 है। पेज नंबर 9 पे टैक्स रेट्स फॉर वेरियस एंटिटीज फॉर FY 22-23 एंड AY 23-24।
वो लास्ट ईयर वाला है, वो अपडेट नहीं किया तो आप चेंज कर दो उसको, ठीक है, टाइटल में, क्योंकि अपना रेलेवेंट एवाई जो है वो 23-24। अब उसमें ए पॉइंट मैंने आपको बोला फॉर एनी इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो सबके लिए 2.5 लाख वाला एग्जाम्पशन तो है, आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी 2,50,000 तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन बी पॉइंट के टाइटल में देखना रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उसमें नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा है। तो ये जो 3 लाख और 5 लाख वाला जो स्लैब रेट क्लेम करने को मिलता है, दैट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट सिटीजन्स एंड नॉट नॉन रेसिडेंट्स। तो वो चीज़ें फिर एमसीक्यू में काम आएंगी, मैं अभी सम सॉल्व कराऊंगा तो उसमें कवर कर लूंगा। और सीनियर सिटीजन में कौन आ रहा है, हु इज ऑफ 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स। तो एग्जैक्ट 60 है तो सीनियर सिटीजन है, बट एग्जैक्ट 80 है तो वेरी सीनियर सिटीजन है। तो वो एग्जैक्ट जो पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रखना, 60 एंड अबव एंड लेस देन 80 दैट इज सीनियर सिटीजन, 80 एंड अबव दैट इज वेरी सीनियर सिटीजन। तो उसमें 5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन आ जाएगा। तो ये रेट्स एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। अब कुछ इस पे सम सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं, आप भी ट्राई करो। देखो जो असेसी है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 32 ईयर्स है, और टोटल इनकम 7,50,000, ठीक है, ये डेटा है। अब कैलकुलेट करो अब स्लैब रेट के हिसाब से कितना इनकम टैक्स आना चाहिए। 7,50,000 टोटल इनकम, एज 32 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब जो नॉर्मल स्लैब रेट है वही लगेगा, काउंट करके देखो। बेसिक एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 2,50,000, ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करो। देख लेते हैं, ये 0, ये 12,500 और ये 2.5 लाख पे 20% मतलब 50,000, ये हो गया 62,500, ठीक है। तो स्लैब रेट के हिसाब से ये अमाउंट आ रहा है। अब इसके ऊपर 4% सेस लगेगा, तो वो आप ऐड कर दो। टोटल कितना आ रहा है, 65,000, ठीक है। तो ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई 65,000। तो 7,50,000 की टोटल इनकम पे आपका 65,000 रुपीज़ का इनकम टैक्स आ रहा है जो पे करना है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन कैलकुलेशन में, कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है तो बताओ। चलो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन में ऐड होंगी, वो देख लेते हैं। एक सेक्शन है, सेक्शन का नंबर है 87 कैपिटल ए, इसको बोला जाता है रिबेट। अब रिबेट की क्या स्कीम है वो समझ लेते हैं। बेसिक आपको कैलकुलेशन का आइडिया आ गया ना, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा बोला है कि रिबेट की फैसिलिटी अवेलेबल है टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया बोला है कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। अप टू 5 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम है तो आप ये 87A में आ सकते हो। आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी है अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हो। रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, सिंपल, रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। तो आपकी ना जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जो रिबेट मिलेगा दैट इज अप टू ₹12,500। दिस इज द डिस्काउंट। इनकम टैक्स में भी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। बट ये एप्लीकेबल तब होगा जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अब जैसे अपन ने कैलकुलेशन किया ना, मैं इसमें ही एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। ये वाला तो आपने गिन लिया, इसको अपने बना देते हैं 4,50,000। अब देख लो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। ये लास्ट वाला स्लैब तो चला गया, ये आपका 4.5 लाख हो गया। कितना आ रहा है, ये 2 लाख रुपए का गैप हो रहा है। 2 लाख पे 5% मतलब 10,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस 10,000 रुपये आ रही है। 87A का डिस्काउंट इसमें से मिलता है।
डिस्काउंट मिलेगा आपको। 10,000 की टैक्स लायबिलिटी है, इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। देख लो, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 87A एप्लीकेबल। 87A एप्लीकेबल का मतलब ये कि उसकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसमें अप टू 12,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट नहीं बोला, अप टू बोला है। आपका तो टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है, डिस्काउंट कितना मैक्सिमम 12,500, तो पूरा ही लेस हो गया ना। तो ये अगर आप रिबेट इसमें से लेस कर दोगे 87A वाला, तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये समझ आ रहा है। अब सेक्शन की लैंग्वेज में उन्होंने खास लिखा हुआ है, आप देख लो ये कौन से पेज पे 87A, थोड़ा इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। पेज 11 पे उसको प्रेजेंट कैसे किया है वो देखो। अपन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज पढ़ा है ना, तो उसमें हम बात कर रहे थे ना कि एक एक वर्ड का मतलब होता है। मैंने आपको टू बी हैंग टिल डेथ वाला बताया था, ये वैसा कुछ हो गया। तो 87A में इन्होंने ऐसे लिखा है कि आपको जो रिबेट मिलेगा दैट विल बी 100% ऑफ योर इनकम टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, वैसे लिखा है। सिंपल भी तो लिख सकते थे यार, 87A में रिबेट ले लो 12,500, पर अगर ऐसा लिख दिया होता ना तो यहाँ सिचुएशन क्या होती, आपका 10,000 का टैक्स आ रहा है, 12,500 का डिस्काउंट एलिजिबल है, तो बाकी का जो 2,500 है वो तो आपका क्लेम ही नहीं हुआ ना। तो या तो आप डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि मुझे कैरी फॉरवर्ड करके दो, नेक्स्ट ईयर क्लेम करूंगा, या फिर आप बोलते हैं कि इतना कैशबैक दे दो क्योंकि 2,500 रुपये हमारे वसूल नहीं हुए। तो सेक्शन में उन्होंने लिखा 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लेस, दैट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट। ये लिखने से इम्पैक्ट हो गया कि भाई यहाँ 10,000 का ही फायदा मिलेगा, ऊपर के 2,500 रुपये कैशबैक मांगने मत आ जाना। नहीं तो लोग बोलेंगे यार 12,500 का डिस्काउंट बोला था, हमारा तो बिल ही 10,000 रुपये का बन रहा है, तो बाकी के 2,500 का फायदा कैसे मिलेगा, उसके लिए कुछ करो, या तो कैरी फॉरवर्ड करके दो या फिर आप कैशबैक दो। तो वैसा ना हो इसके लिए दोनों चीज़ें क्लियर कर दी, 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 12,500, ये दोनों में से विच एवर इज लेस दैट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट। आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो रही है, 10,000 ही तो हो रही है, तो 10,000 और 12,500 दोनों में से विच एवर इज लेस, उतना ही रिबेट आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। इन शॉर्ट ये सिर्फ लिखने के लिए कि बाद में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। सिंपल मीनिंग वही है कि 12,500 रुपये तक की अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो वो पूरी जीरो हो जाएगी, उसमें आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आया समझ में। अब इसको दूसरी तरीके से अगर मैं समझाऊं तो अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख होती तो क्या सीन होता है यहाँ, ये 5 लाख हो जाता, ये कितना होता 12,500 हो जाता, टोटल वही रहता, तो पूरा रिबेट मिल जाता ना आपको 12,500, तो भी अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो ही आती। लेकिन ये अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाए, 5,50,000 5,20,000 हो जाए, तो आप इस सेक्शन से ही बाहर हो गए ना। सेक्शन से बाहर होने का मतलब ये डिस्काउंट गया। आ रहा है समझ में। अब लोग क्या करते हैं इसको देख के, जिनकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 5 या टोटल इनकम 5 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होती है, वो कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करके, कोई पॉलिसी लेके, म्यूचुअल फंड में या पीपीएफ में पैसे भर के अपने टोटल इनकम को 5 लाख रुपए के अंदर लेके आ जाते हैं। डिफरेंस आ जाएगा। देख लो 5 लाख रुपीज़ तक तो जीरो हो रहा है, वो आपको पता है। एक अमाउंट अपने कैलकुलेट कर लेते हैं 5.2 लैक्स। चलो ये क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करो। 5,20,000 है तो कितना इनकम टैक्स आएगा, रिबेट मिलेगा क्या, 5,20,000 में रिबेट मिलेगा नहीं, तो रिबेट के बिना फिर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी वो गिन लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि रिबेट लेना क्यों जरूरी है। तो ये 2.5 से 5 लाख वाले में तो 12,500 अपना फिक्स है, और ये 5 लाख से 5.2 लाख इस पे 20% आएगा, 20,000 पे 20% कितना होगा 4,000। अब ये कितना हो गया 16,500, मिलेगा इस पे रिबेट नहीं, तो 16,500 तो फिक्स हो गया, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग जाएगा। समझ आ रहा है, वो भी ऐड करके देख लो कितना हो रहा है 160। अब देखो 5,20,000 रुपये टोटल इनकम दिखा रहे हो, ध्यान से समझ लेना है। 5,20,000 टोटल इनकम दिखा रहे हो, टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है 17,160, और यही अगर एग्जैक्ट 5 लाख दिखाते तो टैक्स कितना पे करना पड़ता है 0। तो 20,000 रुपये यहाँ तो कहीं इन्वेस्ट ही कर दो ना, सरकार को टैक्स दोगे इससे अच्छा 20,000 रुपये पीपीएफ में डाल दो, 20,000 का म्यूचुअल फंड खरीद लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो वो पैसा आपके काम भी आ जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। एनीवे अगर 5,20,000 दिखा रहे हो तो 17,000 तो गवर्नमेंट ही लेके जा रही है, आपको क्या बच रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जिनकी इनकम इस रेंज में आ रही है कि 5 लाख से जस्ट थोड़ा सा एडिशनल है, कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ एडजस्टमेंट करके इसको 5 लाख तक ले आते हैं। 5 लाख तक लाते हैं आपका 17,000 सीधा जीरो हो जाता है। आया समझ में। तो मैंने आपको कल जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स बोले थे कि भाई 7 करोड़ लोग रिटर्न भर रहे हैं, उसमें से 50% ये कैटेगरी वाले 5 लाख वाले, वो इनकम ही 5 लाख रुपए दिखाते हैं, रिबेट के साथ टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है, तो अल्टीमेटली कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल कर रहे हैं, पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन उतने ही कमा रहे हैं कि टैक्स ना भरना पड़े, जीरो टैक्स आ जाए। आ रहा है समझ में। तो ये कैलकुलेशन होता है।
अब इसमें कोई कंफ्यूजन, रिबेट वाला टॉपिक आपको समझ आया? मैं एक एक पॉइंट ऐड ऑन करता जा रहा हूँ ताकि फिर साथ में आपको एक पूरा सम आएगा ना, तो उसमें सारी पॉइंट साथ में यूज करने हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्लैब रेट, एज का क्राइटेरिया, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रिबेट वाला पॉइंट, अभी एक और भी पॉइंट आएगा सरचार्ज वाला, उस पर बात करेंगे, फिर सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, क्लियर है ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी इनकम बढ़ाते हैं। 5 लाख वाले घर कैसे चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना, बातें मत करना। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज है 35 ईयर्स और टोटल इनकम है 51 लाख रुपीस। ठीक है, टोटल इनकम। अब स्लैब रेट कौन सा लगेगा? वही अपना 2.5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन। अब इसके हिसाब से इनकी इनकम या टैक्स कितना आएगा वो देख लें। टैक्स लायबिलिटी 0 से 2.5 लाख पे 0, 2.5 से 5 लाख पे वही 12,500, 5% के हिसाब से। ये तो फिक्स हो जाता है। 5 लाख से 10 लाख वाला जो स्लैब है 20%, 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख। ठीक है, तो ये तो आने ही वाला है, फिक्स है। अब 10 लाख से आगे चले 51 लाख तक, ये टोटल गैप हो रहा है आपका 41 लाख रुपीज़ का, और उस पर 30% का रेट एप्लीकेबल है। गिनो कितना होता है? 12,30,000। ठीक है, ये समझ आया? टोटल कर लो, 13,42,500, ये आ रहा है 13,42,500। तो 51 लाख रुपीज़ आप कमाओगे इतनी मेहनत से, गवर्नमेंट आएगी बोले लाओ इसमें 13.5 लाख रुपए हमें दे दो। किस बात के? बोले टैक्स भरो, और क्या, देश कैसे चलेगा? अब इसके ऊपर सेस भी तो लगता है। सेस वाले पॉइंट पे जाते हैं, अभी उसको ऐड मत करो, मैं उसके पहले एक आपको पॉइंट समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ना सेस तो हमेशा सबसे लास्ट में ऐड होता है। एक सरचार्ज वाली स्कीम निकाली है। मैंने आपको बोला जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको ज़्यादा लूटेंगे। गवर्नमेंट का आइडिया वही है, जो 2.5 लाख तक कमा रहा है उसको छोड़ दो, क्या टैक्स भरेगा? 5 लाख तक कमा रहा है, थोड़ा सा टैक्स ले लो 5%, और कमा रहा है 20% टैक्स ले लो। अच्छा, इससे भी ज़्यादा कमा रहा है, लाओ अब तो 30% टैक्स दे दो। तो रेट बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना 51 लाख, अब इंडिविजुअल्स के केस में एक नया पॉइंट लेके आया है जिसको बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल चार्ज या एडिशनल टैक्स। तो जितना ये आपका टैक्स आ रहा है ना 13 लाख रुपए, गवर्नमेंट को ये भी कम पड़ रहा है, बोले और भी टैक्स देना पड़ेगा। बोले काम करो सारे ही ले जाओ तुम। ठीक है, क्या चल रहा है? 51 लाख में 13 लाख रुपए तो मांग लिए, अभी तो सेस लगाना बाकी है, अभी और सरचार्ज की बात भी कर रहे हैं। अब सरचार्ज वाला जो कंसेप्ट है वो उन्होंने अगेन रेंज वाइज रखा है कि आप कितनी टोटल इनकम अर्न कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि हम सरचार्ज कितना लगाने वाले हैं। तो मैं आपको उसके स्लैब बता देता हूँ कि किस तरीके से सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। पहले 0 to 50 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो इसके ऊपर कोई सरचार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकम अगर बढ़ जाती है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक जा रही है, तो इस ब्लॉक में एक रेट पे आपको सरचार्ज पे करना है। फिर इसके ऊपर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक अगर इनकम है तो सरचार्ज का रेट और बढ़ जाएगा। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज का रेट और हाई हो जाएगा, और 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो भी सरचार्ज लगेगा। तो ऐसे अलग अलग रेट्स दे रखे हैं। 0 to 50 लाख पे तो नहीं है, आगे के रेट्स एक बार देख लेते हैं। इसमें 10% से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे बोला है 10% सरचार्ज। कैसे एप्लीकेबल होगा बताऊंगा, पहले रेट समझ लो। यहाँ पे 15%, यहाँ 25% और यहाँ पे 37%, ये सरचार्ज के रेट्स हैं। इसके बाद आपको कमाने का मन ही नहीं करेगा, वो नहीं कमाने 50 लाख रुपए, पागल थोड़ी ना बैठे। ठीक है, ये सरचार्ज के रेट्स। एडिशनल टैक्स, दिस सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन योर टैक्स लायबिलिटी, दैट इज द पॉइंट। अब ये आपको ये भी एक स्लैब हो गया। पहले क्या है ना, इतने सारे सरचार्ज के रेट नहीं थे। 0 to 1 करोड़ पे नो सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर गया तो 12% सरचार्ज, एक ही रेट था। तो एज ए स्टूडेंट अपने लिए अच्छा था। अभी इन्होंने पूरा इसका भी एक टेबल बना दिया, बोले 50 लाख तक एक भी सरचार्ज नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमा रहे हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कमा रहे हो तो जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो तो आएगी, उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। 2 से 5 करोड़ में 25% और 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो 37%। आया समझ में? दिस इज द रेट ऑफ सरचार्ज। अब एप्लीकेबल कैसे होगा वो देखो। अभी अपना ये जो एग्जांपल है 51 लाख वाला, अपन कौन से रेंज में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। तो सरचार्ज का रेट क्या एप्लीकेबल है? 10%। ये किस पे लगेगा? आपके टैक्स लायबिलिटी पे, नॉट ऑन योर टोटल इनकम। सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला एडिशनल टैक्स। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इस पे आ जाएगा 10% सरचार्ज इस रेट के हिसाब से। तो इसका 10% ये हो जाएगा 1,34,250 रुपीज़। आया समझ में? इसको ऐड कर लो ना, कितना हो रहा है?
14,0750। अब इसके ऊपर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, प्लस करना। अब कितना हो रहा है, कितना आगे 820 आ रहा है, 15,35,820 रुपीज़। अब देख लो 51 लाख में से 15 लाख तो गया आपका टैक्स लायबिलिटी के चक्कर में, अब बाकी जो बचा उसमें ऐश करो। आया समझ में? तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से हो रहा है, स्लैब रेट, फिर सरचार्ज, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और फाइनली आपका अमाउंट। और इसमें कहीं राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़े तो अपने लास्ट में राउंडिंग ऑफ करते हैं, इन बिटवीन कहीं पे राउंडिंग ऑफ नहीं करते। ये रेट्स एप्लीकेबल हो गए। तो इंडिविजुअल्स पे लगने वाले सरचार्ज की ये लिस्ट है। अब सोचो ऐसे और इनकम बढ़ती गई तो पता नहीं कितना ही सरचार्ज देना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया, आप एक बार इसको नोट कर लो, मुझे इसके साथ ही अगला पॉइंट समझाना है जो इसी अमाउंट पे बेस्ड है। सरचार्ज के रेट्स तो लिखे हुए हैं बुक में, आप ये कैलकुलेशन नोट कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं इसके साथ समझा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। और इसमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोल दो, कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो। अगला जो कंसेप्ट आने वाला है वो मार्जिनल रिलीफ का है। ठीक है, नोट कर लिया। देखो 51 लाख रुपीज वाला कैलकुलेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इस असेसी की टोटल इनकम एग्जैक्टली 50 लाख रुपीज़ होती, क्योंकि 50 लाख पे सरचार्ज नहीं है, एक्सीडिंग 50 लाख है, तो अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से एक्सीड करेगा तो वो सरचार्ज 10% के रेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर इस असेसी की इनकम 50 लाख रुपीज़ होती तो इसके टैक्स लायबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता वो देखना है। अब ये ऑलमोस्ट कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला है। जैसे फर्स्ट स्लैब में तो अगेन सेम नील अमाउंट 12,500 भी सेम रहेगा, 1 लाख रुपीज़ भी सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज आ जाएगा 10 लाख टू 50 लाख, तो एग्जैक्ट 12 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो अब चेंज आपको समझ में आएगा। ये टोटल हो जाएगा 13,12,500 आया यहाँ तक ये टैक्स लायबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एग्जैक्ट 50 लाख पे सरचार्ज नहीं, ठीक है। तो कोई अमाउंट इसमें ऐड होने वाला नहीं। अब डायरेक्टली क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो 4% आप इसमें ऐड करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अभी मैं टोटल करो, उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि वो तो बाई डिफॉल्ट है। 4% तो इन एनी वे लगने ही वाला है, कोई भी इनकम हो, 50 लाख हो या 5 लाख हो, आपको लास्ट में सेस तो ऐड करना ही होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात यहाँ पे सरचार्ज की हो रही है। अब जो टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ जो मैं बोल रहा हूँ वो इसी पॉइंट से एसोसिएटेड है। जहाँ पे सरचार्ज की बात आती है वहाँ पे मैं मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट को चेक करना होता है। अब नंबर्स आपके सामने बताता हूँ क्या हो रहा है, देख लो। ये असेसी ने अपनी टोटल इनकम बताई 50 लाख रुपए, उसका टैक्स लायबिलिटी आ गई 13,12,500। उसने अगर अपनी इनकम 1 लाख से बढ़ा दी, 50 लाख के बदले 51 लाख बता दी, तो उसके टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई वो देख लो। बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से मैं इसको हटा रहा हूँ बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, ये इररिलेवेंट पॉइंट है। विद सरचार्ज ये लायबिलिटी आपको दिख रही है 14,76,750। तो 1 लाख रुपए इनकम बढ़ा के दिखाई तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई वो पता चल रहा है। इसका डिफरेंस निकालो ना एक बार, कितना हो रहा है ये। हाँ कितना आ रहा है, 250 ये आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है तो महंगा पड़ गया, घाटे का सौदा हो गया। मतलब 1 लाख रुपए कमाई बढ़ी और 1.5 लाख रुपए टैक्स बढ़ा दिया, ये कौन सा कैलकुलेशन होता है। अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हो, सपोज आपने कुछ भी अमाउंट XYZ अर्न कर लिया, 5 लाख रुपए अर्न कर लिए, उसके ऊपर सरकार आपसे टैक्स मांग रही है, तो बोले इस पर इनकम टैक्स भरना है तो कितना भरोगे, तो आप क्या बोलोगे 5% ले लो, 10%, 20%, 30%। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं और टैक्स देना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टैक्स पे करोगे, जितना आपने कमाया। गन पॉइंट पे पैसे मांग रहे हैं आपसे, टैक्स दोगे या नहीं दोगे, तो बोले 100% पूरा ले जाओ। अभी भी बंदूक हटा नहीं रहे, बोले अब तो गोली मार दो। 5 लाख कमाया है तो 7 लाख थोड़ी ना भरूंगा, सीधी बात है ना। जितना अर्न किया है मैक्सिमम उतना टैक्स पे करूंगा, उससे ज़्यादा क्यों पे करूंगा। तो यहाँ पे देख लो सिचुएशन क्या है, 1 लाख रुपीज़ की इनकम बढ़ गई, 50 लाख से 51 लाख हो गई, टैक्स लायबिलिटी 1,64,000 से बढ़ गई। तो भाई ये तो गलत ही हो गया, मतलब जितना कमाया उससे ज़्यादा टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा कैलकुलेशन होता है। तो जब भी ये सरचार्ज वाली बात आती है ये प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला और गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, हमें भी दिख रहा है, इतना नहीं लूट सकते किसी को,
तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो उसको देना पड़ेगा। तो रिलीफ के लिए टॉपिक का नाम रख दिया मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल का मतलब थोड़ा बहुत जितना डिफरेंस का रिलीफ देना बनता है उतना ही देंगे। अब ये रिलीफ का फॉर्मूला क्या है वो समझना, देख लो यहाँ पे, इसको एक फॉर्मूला वाइज में बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो रही है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी 1,64,250 रुपीज़ जो आपने कैलकुलेट किया वो, लेस इंक्रीमेंटल इनकम। इंक्रीमेंटल इनकम मतलब ये जो 1,00,000 रुपए आपके बढ़ गए ना, वो डिफरेंस का अमाउंट कितना आ जाएगा 64,250। बोला ये है मार्जिनल रिलीफ। इतना रिलीफ क्लेम कर लो अपनी टैक्स लायबिलिटी में से और मजे करो। समझ आए? इन शॉर्ट पता है इन्होंने किया क्या, ये पूरे 1,00,000 रुपए ले गए आपसे, अगर आपको समझ आया तो। अभी बोला गन पॉइंट पे कितने पैसे दोगे, पूरे ले जाओ, दे दो फिर और क्या। 1,00,000 कमाया ना तो वो पूरा 1,00,000 ले जाएंगे, बट ये जो ऊपर का 64,000 मांग रहे थे ना वो उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया। अब देखो कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, समझ में आएगा कि इतने पैसे कमाना आपके लिए हानिकारक क्यों है। देखो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी हो रही थी एक्चुअल 51 लाख के हिसाब से, उन्होंने क्या बोला मार्जिनल रिलीफ के नाम पे कितना क्लेम कर सकते हैं 64,250। तो इसी में से क्लेम करोगे ना, तो यहाँ से लेस करो 64,250 रुपीज़, लेस करो कितना आ रहा है। मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 14,76,750, इसमें से मार्जिनल रिलीफ का आप बेनिफिट ले लो 64,250। कितना बच रहा है वो बता दो। 14,12,500 ये आ रहा है। अब देखो इसको मैं कंपेयर करवाता हूँ आपको इस अमाउंट से, कितना डिफरेंस है। एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए, वो कौन सा 1,00,000 है पता है, ये वाला। तो 50 लाख के ऊपर आपने जो कमाया वो लेके चले गए, उसके ऊपर का जो मांग रहे थे ना एक्स्ट्रा 64,250 जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था, बोले उतना माफ कर देते हैं, बाकी का तो दे दो, जितना कमाया उतना तो दे ही सकते हो ना। 1,00,000 रुपए कमाया, 1,00,000 दे दो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे आप, एक्स्ट्रा क्या, जो कमाया पूरा ही लेके जा रहे हो, एक्स्ट्रा मांगना तो बनता भी नहीं है। तो बोले ठीक है ना, उतना डिस्काउंट दे रहे हैं, बाकी का तो पे कर दो। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेक्शन में ऐसे ही बोला है, और ये कैलकुलेशन एक्चुअल में होता है अगर आपने इतने पैसे कमाए तो। आ रहा है समझ में? अच्छा अब ये तो आ गया, इसके बाद और कुछ ऐड करना है इसमें, फाइनल अमाउंट है अपना 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो तो भूल गए, मैंने बोला इररिलेवेंट है, वो तो एनीवे आने ही वाला है, वो इतना डीट है ना, बोले कुछ भी हो जाए मैं तो आऊँगा। 4% ऐड कर दो इसमें, अब कितना हो रहा है ये, और कुछ है आगे के एग्जैक्ट है, सही है बराबर है ना, पीछे को 250 500 नहीं है ना, ठीक। तो ये फाइनल अमाउंट हो गया 14,69,000 रुपीज़, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ये 51 लैक्स पे। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए वो देख लो। बेसिक स्लैब रेट क्या होता है वो आपको पता चल गया, सरचार्ज का इफेक्ट क्या होता है वो आपने देख लिया, जहाँ सरचार्ज आता है वहाँ मार्जिनल रिलीफ एक बार हमें वेरीफाई करना पड़ता है, तो वो भी हमने किया, रिलीफ मिल रहा था यहाँ पे तो रिलीफ क्लेम कर लिया। उसके बाद जो बचा उस पर आपका लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। तो सीक्वेंस आपको समझना है, पहले क्या अप्लाई करना है बाद में क्या करना है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पहले कहीं पे कंसिडर करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एट द एंड 4% आने ही वाला है जो भी फाइनल अमाउंट बचेगा। तो सेस हमेशा सबसे लास्ट में एप्लीकेबल होता है, उसके पहले ये सारे इफेक्ट आपको देने होते हैं। तो सीक्वेंस समझ लेना, नॉर्मल स्लैब रेट, फिर सरचार्ज, सरचार्ज के बाद चेक करो अगर रिलीफ अवेलेबल है तो क्लेम कर लो, और उसके बाद लास्ट में आप लगाओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये प्रॉपर ऑर्डर है कैलकुलेशन करने का, कुछ भी आपने इधर उधर कर दिया तो अमाउंट पूरा चेंज हो जाएगा। ये मार्जिनल रिलीफ समझ में आया? कंसेप्ट वही है कि आपने वो जो स्लैब रेट वाली जो लिमिट थी, सरचार्ज की जो लिमिट थी, उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाए तो आपका सरचार्ज लग गया। ये अगर एग्जैक्ट 50 लाख कमाए होते तो कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती, वहाँ से आपको पता चला कि इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ रही है। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी जो भी है वो इंक्रीमेंटल इनकम से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,00,000 कमाया उसमें 1,50,000 टैक्स भरोगे वो तो गलत बात हो गई। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है उतना आप रिलीफ ले लो, डिस्काउंट ले लो, बाकी अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गया पूरा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ लिखना है तो इसमें नोट कर लो आराम से, पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको इसमें और डिटेल में बातें समझा देता हूँ रिलेटेड टू मार्जिनल रिलीफ, और कुछ कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। आराम से आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक बार आप नोट कर लो, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर सकते अपने, वो आपको कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। बट मैं चेक पॉइंट्स बता देता हूँ कि कहाँ पे कैलकुलेट करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, वो एग्जाम्पल्स के साथ साथ क्लियर होता जाएगा। एक बार नोट कर लो उसको। हो गया, नोट कर लिया? चलो आगे देखते हैं। अब ये सरचार्ज वाले पॉइंट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, रिलीफ एंड ऑल कैसे होगा, कब चेक करना है कब नहीं करना है वो समझ लो।
देखो अपने जो सरचार्ज के लिए जो लिमिट्स देख रहे थे वो कुछ इस तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 0 to 50 लाख, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ एंड अबव, ये कैटेगरी थी। यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है अप टू 50 लैक्स। 50 लाख से ऊपर गया और अप टू 1 करोड़ है तो हमने देखा 10% सरचार्ज है। इस ब्लॉक में 15%, यहाँ 25% और यहाँ पे 37%। ये सरचार्ज का पूरा ब्लॉक है जैसा अभी टेबल में देखा था। अब ये वाले जो अमाउंट्स हैं ना, ये सारे, ये एक्चुअली मैं इसको चेक पॉइंट्स नाम दे रहा हूँ। इन पॉइंट्स के हिसाब से हमें चेक करना होगा कि मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखना, आपकी टोटल इनकम जैसे 51 लाख मैंने पर्पसफुली लिया था अमाउंट, ये 50 लाख से जस्ट थोड़ा सा ना राइट साइड पे थोड़ा सा इंक्रीमेंटल नियर बाई है। अब 49 होता तो जरूरत नहीं पड़ती, इम्प्लाइड था, लेकिन 50 लाख से थोड़ा सा अगर ऊपर है, नियर 50 लाख से, अब उसमें फिक्स नहीं कर सकते। अब बोले सर कहाँ तक जाके चेक करना पड़ेगा, वो तो क्या नंबर वेरिएबल है सारे। अब मैं आपको ऐसा पॉइंट नहीं बता सकता कि भाई 52 लाख 50,000 तक हो तो चेक करना, आगे मत चेक करना, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि आप याद कैसे करोगे। ये तो अभी मैंने नॉर्मल सिटीजन बोला है, सीनियर सिटीजन आया तो, सुपर सीनियर आया तो, फिर उसमें स्लैब रेट ही चेंज हो जाता है, वो 3 लाख और 5 लाख वाला, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऐसे अपने फिक्स नहीं कर सकते, बट गिनने का तरीका आप समझ लो एक बार, तो फिर आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी टोटल इनकम ये चेक पॉइंट्स के राइट साइड पे है थोड़ा सा, जैसे 1 करोड़ है तो आपकी इनकम है 1.2 करोड़ या 1.02 करोड़ या 1.05 करोड़, तो आपको चेक करके देखना पड़ सकता है कि एग्जैक्ट मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो क्या पॉइंट होता, और एक्चुअल जो इनकम है उसमें मेरा कितना टैक्स लायबिलिटी जा रही है, कहीं रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये चेक पॉइंट्स के बेस पे होगा। इसके राइट साइड पे अगर थोड़ी सी इंक्रीमेंटल इनकम आपकी है तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब वो थोड़ी सी मतलब कितनी, वो अपने फिक्स नहीं कर सकते, वो कंप्यूट करके ही देखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको सोचना है। 51 लाख वाला अपन ने देख लिया, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, तो चेक पॉइंट्स वाली क्या सिचुएशन है अब देख लेते हैं आगे। एग्जाम्पल ही पूरा नया ले लेते हैं, कैलकुलेशन भी पता चल जाएगा और सरचार्ज और ये सब पॉइंट्स भी आ जाएंगे। असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 42 ईयर्स है, टोटल इनकम है इसकी 1 करोड़ 2,50,000। एक बार देख लेना, जीरोस पूरे हैं ना। 1 करोड़ 2,50,000 ये इसकी टोटल इनकम है। अब इसके ऊपर पहले हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है स्लैब रेट से, तो वही अपना नॉर्मल 2.5 लाख वाला स्लैब गिन के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 से 5 लाख तक 12,500। अब ये तो फिक्स हो गया, ये 1 लाख रुपीज़। अब ऊपर जो है 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2,51,050,000 तक, इस पे 30% गिनना है आपको। कैलकुलेट करके बता दो कितना हो रहा है। ये गैप होगा 92,50,000। 27,75,000 आ रहा है सबका। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 2875, 2887,500 यही हो रहा है। अब सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज आएगा, कितने रेट पे आएगा परसेंटेज? 15% है ना। 15% किस पे गिनेंगे? ये 1 करोड़ 2,50,000 पे या 28 लाख? 28 लाख पे। तो गिनो इस पे 15% कितना होता है, मुझे वो 15% कितना हो रहा है वो अमाउंट बता दो। इसका 15% 125। अब टोटल बता दो। 33 लाख 20,625। ठीक, ये आ गया। नाउ दिस इज विद सरचार्ज। अब जैसे ही सरचार्ज आया, एक बार आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मार्जिनल रिलीफ का कुछ कैलकुलेशन बनता है कि नहीं। यहाँ से देख के एग्जैक्टली नहीं आइडिया लगेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन अगेन वही है। देखो जो चेक पॉइंट की मैं बात कर रहा था, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे चेक पॉइंट है। 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है ना आपकी इनकम 2,50,000, तो पॉसिबल है कि शायद यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाए। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो, अगर रिलीफ मिलता है तो आप क्लेम कर लो, अदरवाइज ज़्यादा टैक्स क्यों पे करना है। अब रिलीफ मिलने के लिए हमें कैसे चेक करना है उसको, तो ये जो आपकी टोटल इनकम है ये कौन से चेक पॉइंट के आसपास है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे क्या इनकम टैक्स आता आपका, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी 51 लाख के साथ 50 लाख कंपेयर किया था, वैसे यहाँ पे 1 करोड़ 2,50,000 के साथ आपको 1 करोड़ पे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नियरेस्ट चेक पॉइंट वही है। अब 1 करोड़ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें सेम है, जहाँ से चेंज आ रहा है वहाँ से देख लेते हैं। ये लास्ट वाला स्लैब चेंज होगा ना,
10 लाख से 1 करोड़ तक, ये एग्जैक्ट 27 लाख हो जाएगा। 28,12,500 ये हो रहा है। सरचार्ज आएगा यहाँ पे या नहीं आएगा? कितने रेट पे आएगा सरचार्ज? 10%, है ना, पहला स्लैब 10% का था, तो 1 करोड़ पे भी सरचार्ज तो आता है, लेकिन रेट में फर्क है ना, यहाँ 15% लग रहा था, यहाँ 10% लग रहा है, तो इस पर 10% अपना सरचार्ज ऐड हो जाएगा, 2,81,250 ये आएगा। दिस इज सरचार्ज एट द रेट 10%। अब कितना हो रहा है? 30,0750, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम मार्जिनल रिलीफ वाला कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं। देखो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपने, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीमेंटल इनकम, देखते हैं कुछ रिलीफ बनता है कि नहीं। टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक आते आते, ये डिफरेंस निकाल लो एक बार। 1 करोड़ से 1 करोड़ 2,50,000 तक गए, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ी? 2,26,875। और सामने इनकम कितनी बढ़ी? 2,50,000। रिलीफ बनता है या नहीं बनता है? नेगेटिव आ रहा है ना अमाउंट। देखो आपने 2.5 लाख रुपए ज्यादा कमाए और उसके सामने आप जो टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो दैट इज 2,26,000 या 2,27,000 अप्रॉक्स, तो 2.5 लाख में से ही तो पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो इसमें तो फिर रिलीफ की कोई बात बनती नहीं है। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 2,50,000 से ज्यादा आ रही होती तो ऊपर का अमाउंट आपको रिलीफ मिल जाता, लेकिन यहाँ पे उनके फॉर्मूला के हिसाब से कोई रिलीफ बनता नहीं है, क्योंकि जितना आपने इंक्रीमेंटल कमाया है उसके विद इन आपसे टैक्स मांगा जा रहा है, तो अप टू दैट अमाउंट तो आप दे सकते हो टैक्स, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बिकॉज ये अमाउंट यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, मैंने फॉर्मूला जैसा बना दिया, लेकिन लगानी तो कॉमन सेंस है। भाई 2.5 लाख रुपए ज्यादा कमाए, 2.25 लाख रुपए उसमें से टैक्स मांग रहे तो आप दे सकते हो, आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा कुछ नहीं जा रहा है, जितना था पॉकेट में उतना पूरा चला जाए चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा मांग रहे होते तो रिलीफ बनता, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब कोई रिलीफ नहीं बनता है। अब रिलीफ नहीं बनता है तो फिर आगे यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ का आपको बेनिफिट मिलने वाला तो है नहीं, तो कुछ भी इसमें से लेस नहीं करना है, तो बचा क्या? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो ऐड कर दो, फाइनली जो अमाउंट आ रहा है वो बता दो कितना हो रहा है, फिर राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। आगे 450 एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ की नीड नहीं है। अब यहीं कोई 455 425 आया होता तो अपने वो नेक्स्ट नंबर पे मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड ऑफ कर देते। फाइनली एमसीक्यू में आंसर राउंड ऑफ करने के बाद वाला सिलेक्ट करना होता है, वो ध्यान रखना। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आया होता 34,53,445 रुपीज़, अगर आपका एग्जैक्ट आंसर ये आया होता तो राउंड ऑफ करके वो क्या बनता? 34,53,450। एमसीक्यू में सारे ऑप्शन होंगे, आपका एग्जैक्ट ये आ रहा है बट राउंडिंग ऑफ भी तो होता है, तो राउंडिंग ऑफ करके क्या बनता है? 450। एमसीक्यू में फाइनल आंसर ये माना जाएगा। फिर आप ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाने जाओगे, बोले मेरा तो एग्जैक्ट 445 आया, पहली बार आया, इतनी मेहनत से आया, कभी कभी आता है, तो मैं तो यही सिलेक्ट करूंगा, तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ तो सेक्शन में बोला है ना। तो अगर आप 445 सिलेक्ट करके आ रहे हो तो 288 तो आपने फॉलो ही नहीं किया, तो फिर उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर वही रहेगा अगर राउंडिंग ऑफ की बात होती। अब यहाँ तो बाई डिफॉल्ट ही 450 आ गया तो पॉइंट यूज हुआ नहीं, लेकिन होगा तो ध्यान रखना, फाइनल आंसर ये रहेगा जो राउंडिंग ऑफ के बाद आता है। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कौन सा स्टेप पहले लगाना है कौन सा बाद में। पहले स्लैब रेट लगाया, फिर सरचार्ज लगाया, सरचार्ज लगाने के बाद रिलीफ चेक किया, रिलीफ मिलता तो क्लेम कर लेते, नहीं मिला तो आगे बढ़ गए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, और लास्ट में राउंडिंग ऑफ के बारे में एक बार देख लेंगे, अगर जरूरी है तो राउंड ऑफ करेंगे, ऑलरेडी आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, मार्जिनल रिलीफ कैसे लगाना है। अभी कुछ महंगा नहीं पड़ रहा है यार बहुत ज़्यादा, है ना। सोचो आप 1 करोड़ रुपए कमाने लग गए साल का, तो खुशी होगी या गम? ये देख के तो खुशी होगी, ये देख के सारा मूड खराब हो जाएगा, बोले क्या चल रहा है ये, 35 लाख रुपए टैक्स भरूंगा 1 साल का तो हो गया काम। तो ऑब्वियसली अपने इतना टैक्स भरना नहीं चाहते, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, इतना तो कोई पे नहीं करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ लो। ये तो आपने नोट कर लिया होगा 1 करोड़ वाला, बाकी लिख लो, टैक्स बचाना है तो जल्दी लिखो। चलो देखते हैं आगे। अब ये इतना टैक्स भरने से लोग बचते कैसे, क्या सॉल्यूशन है इसका, वो भी देखना चाहिए, बात कर लेते हैं इस पर। देखो पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन है इसका अपना बिजनेस है,
गुड सेल कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो भी है, तो बिजनेस है और उसमें से टोटल इनकम इतनी आ रही है। अब इतनी इनकम अपने अकेले के नाम पे अगर ये शो कर रहा है तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है। अब लोग क्या करते हैं ना, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपका भी अगर फैमिली में बिजनेस है तो यही होगा। अब जितने फैमिली मेंबर है घर में, सबके नाम पे ना एक इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर फर्म बना दी। अब घर में 6 लोग हैं तो 6 सोल प्रोपराइटर फर्म हो गई। फिर क्या होता है कि एच भी तो बनता है, एच में भी टैक्स रेट सेम ही होता है। तो ये आपके ग्रैंडफादर के नाम का एच है, उसमें वो करता है, बाकी की फैमिली मेम्बर्स है सारे। फिर आपके फादर के नाम का भी एक एच है, फिर उनके में बाकी के डिसेंडेंट्स जो हैं, आप लोग हो, वह फैमिली मेम्बर्स हो। तो वैसे करके ना एच इंडिविजुअल्स ये वो बना के मल्टीपल फॉर्म्स बन जाती है। अब अपने मान लेते हैं कि ऐसी 10 फॉर्म्स में टोटली अपन ने सारा बिजनेस डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है? 8 to 10 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब जितने फैमिली मेंबर उतने काम आएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न ये भी है, ठीक है। तो टैक्स सेव करना है तो बंदे चाहिए घर में, तो 130 करोड़ 140 करोड़ जो उसका एक रीज़न ये इनकम टैक्स पॉलिसी भी है अपनी। तो 10 फॉर्म्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो टोटल इनकम है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट अपने अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपए का मान लेते हैं, ऐसे ही होगा ना, 10 पार्ट्स में या वैसे डिवाइड किया तो एक फॉर्म में या एक इंडिविजुअल के नाम पे टोटल इनकम कितनी दिखेगी? 11 लाख रुपए अप्रॉक्स, एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं जा रहे। अब अगर 11 लाख रुपए एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, वो भी तो अपने गिन सकते हैं। यहीं से देख लेते हैं स्लैब रेट 0, 12, 500 और ये 1 लाख रुपए तो फिक्स है। 10 लाख से ऊपर कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए जा रहा है, उस पर 30% कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ये कितना हुआ? 142 500। अब इसमें कोई सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। और कुछ रिबेट विबेट नहीं। अब क्या आएगा? सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके ऊपर 4% ऐड कर दो, कितना हो रहा है? 142 500, 4% कितना आ रहा है? 148 200, अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 मान लो, ठीक है। ये हो गया। अब ये 1,50,000 रुपीज़ एक इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी आ गई। ऐसे आपने कितनी फॉर्म्स में डिवाइड किया था? 10 फॉर्म्स में। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? इंटू 10 कर लो, और क्या, सेम ही आएगा ना सब में। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 15 लाख रुपए। वैसे कितना टैक्स आ रहा था? 34 या 35 लाख रुपीज़। अब कितना हो गया टोटल? 15 लाख रुपए। तो टैक्स लायबिलिटी आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, आप देख लो। आया समझ में? और फैमिली मेंबर होते 10 के बदले 20 होते, सोचो क्या होता। अगर मान लो 20 लोग होते हैं तो ये जो टोटल इनकम है 5 लाख के आसपास आ जाती। 5 लाख पर टैक्स कितना आ रहा था अभी? 0, याद है, रिबेट के साथ। तो ये 35 लाख रुपए आप 0 कर सकते हो, पर उसके लिए 20 लोग चाहिए। लोग सच में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और 20 लोगों का पूरे साल का जो खर्चा होगा वही पड़ जाएगा, तो बात एक ही है। तो इस चक्कर में 20 लोगों का परिवार बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं तो इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी जो है डिवाइड हो जाती है। अब इसमें पता है क्या है, ये इलीगल नहीं है। बोले सर ये तो टैक्स की चोरी हो गई ना, कहाँ 35 लाख, कहाँ 15 लाख? तो बोले ये तो आपने टैक्स चोरी कर लिया। भाई चोरी कहाँ किया? मेरे घर में 6 लोग हैं, सबके नाम पे एक एक प्रोपराइटरी फर्म बना दी, दादाजी से लेके मेरे तक सबकी एक एक फर्म बनी हुई है। अब जो बिलिंग हो रहा है, जो हम गुड्स बेच रहे हैं, वो अलग अलग फर्म से बिलिंग होता है। तो हमने टर्नओवर ही डिवाइड कर रखा है 6 पार्ट्स में, तो अपने आप टोटल इनकम 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इनकम टैक्स वाले आके थोड़ी ना देखने वाले ऑफिस पे जाके कि पूरा परिवार ऑफिस पे बैठा है कि नहीं बैठा है। अब बिजनेस तो मेरे फादर ही संभाल रहे हैं, लेकिन 6 अकाउंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो कोई देखने नहीं जाने वाला है कि आप यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कि बिजनेस पे जाके काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो वैलिड है और लीगल है, तो सब लोग यही करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो जब रेवेन्यू डिवाइड हो जाता है, टोटल इनकम डिवाइड हो जाती है, इनकम डिवाइड होती है तो टैक्स लायबिलिटी डिवाइड हो जाती है। तो ये टैक्स सेव करने का एक लॉजिकल तरीका है, और इसको टैक्स इवेजन प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए सब लोग ये यूज करते ही हैं, और इससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आप ही सोचो, इतना सारा टैक्स पे करना पड़े, ये भी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो कम हो गया ना। तो टैक्स सेविंग के लिए ऐसी लॉजिकल मेथड्स लोग यूज करते हैं जो क्वेश्चनेबल नहीं, और इसमें कोई इलीगल काम किया है ऐसा आपके ऊपर चार्ज नहीं लग सकता, वैसा होता है। आपका अगर फैमिली बिजनेस है तो ये सब चीज़ें होती होंगी, आप पूछना अपने पेरेंट्स को, तो वैसे ही होगा। आपके नाम की प्रोप्राइटरशिप होगी, चेक होगा या बैंक अकाउंट होगा, और आप अल्टीमेटली कभी ऑफिस गए भी नहीं होंगे कुछ काम करने, लेकिन आपके नाम से इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप टैक्स पेयर भी हो। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी कॉमन है और वो हो सकती है। आया समझ में? अब पता चला टैक्स सेविंग के लिए क्या करना है। बट ये सब चीज़ें ऐसी जब प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे तब यूज़ करना है। अभी तो हमें कैलकुलेशन सीखना है कि अगर इंडिविजुअल की इतनी इनकम है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या आने वाली। अब यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर सारे पॉइंट? तो आज हमने बेसिक एक सारा सीख लिया। इंडिविजुअल्स के लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, स्लैब रेट एप्लीकेबल है, वो सीख लिया। अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उसको रिबेट का बेनिफिट मिलता है 87A में, वो हमने देख लिया। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो सरचार्ज वाले प्रोविजंस के क्या रेट है वो हमने देखे। अप टू 50 लाख जीरो सरचार्ज, उसके ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ हो तो 15%,
2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 37%। कल वो भी एक बार एक एग्जाम्पल गिनेंगे अपने कि 5 करोड़ से ऊपर अगर इंडिविजुअल किसी की इनकम है तो उसके टैक्स लायबिलिटी विद 37% सरचार्ज कितनी हो जाती है, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में हमने देखा मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ का कंसेप्ट क्या था, जितना आप एडिशनल अमाउंट अर्न कर रहे हो वो चेक पॉइंट से ऊपर, अगर टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा हो रही है तो डिफरेंस का अमाउंट आप रिलीफ ले लो, नहीं हो रही है तो फिर पूरा अमाउंट आपको टैक्स में जो भी आ रहा है पे करना है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में क्या बचता है, ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो एंड में ऐड करना है, और राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़े तो अपने उस स्टेज पे उसको करेंगे। आया समझ में? तो ये जो भी रेट्स थे ये 5 कैटेगरी के एसएससीज के लिए एप्लीकेबल थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन यानी एजेपी। बाकी के जो है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के टैक्स रेट्स अलग है, लेकिन वो अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसको अपने एंड करते हैं। कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बता दो। क्लियर है? ठीक है, बस आज के लिए इतना है, बाकी कल देखते हैं।